भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड के नाम से या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरीके की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के शिकार हुए थे। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक दवाई बनाने के लिए किया जाता था। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्रोतों की अपनी अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2259 थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3787 की गैस में मरने वाले के रूप में पुष्टि की। अन्य अनुमान बताते हैं कि लगभग 8000 लोगों की मौत हुई। यह मौत 2 सप्ताहों के अंदर हुई थी और लगभग अन्य 8000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गए थे। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव से करीब 5,58,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुई और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 38,478 थी। 39,000 तो बुरी तरीके से प्रभावित हुई एवं पूरी तरीके से अपंगता के शिकार हो गए थे। भोपाल गैस त्रासदी को लगभग मानवीय समुदाय और उसके पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली औद्योगिक घटनाओं में गिना जाता रहा। भोपाल गैस त्रासदी को लगातार मानवीय समुदाय और उसके पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता रहा। इसलिए 1993 में भोपाल की इस त्रासदी पर बनाए गए भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की इस त्रासदी के पर्यावरण और मानव समुदाय पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभाव को जानने का काम सौंपा गया था। सन 1961 में UCIL कारखाने का निर्माण हुआ, जहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। सन 1971 में मिथाइल आइसोसाइनेट के उत्पादन के लिए नया कारखाना खोला गया। नवंबर 1984 तक कारखाने के कई सुरक्षा उपकरण न तो ठीक हालात में थे और न ही सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन किया गया था। स्थानीय समाचार पत्रों के पत्रकारों की रिपोर्ट के अनुसार कारखाने में सुरक्षा के लिए रखे गए सारे मैनुअल अंग्रेजी में थे, जबकि कारखाने में कार्य करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों को अंग्रेजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। साथ ही पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने भी काम करना बंद कर दिया था। समस्या यह थी कि टैंक संख्या 610 में नियमित रूप से ज्यादा MIC गैस भरी थी तथा गैस का तापमान भी निर्धारित 4.5 डिग्री की जगह 20 डिग्री था। मीक को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी पावर का बिल कम करने के लिए बंद कर दिया गया था। 3 दिसंबर की रात्रि को टैंक E610 में पानी का रिसाव हो जाने के कारण अत्यंत ग्रीष्म व दबाव पैदा हो गया और टैंक का अंदरूनी तापमान 200 डिग्री के पार पहुंच गया, जिसके तत्पश्चात इस विषैली गैस का रिसाव वातावरण में हो गया। 45 से 60 मिनट के अंदर ही लगभग 30 मैट्रिक टन गैस का रिसाव हो चुका था। इन विषैली गैस के प्रवाह से भोपाल शहर में दक्षिण पूर्वी दिशा में था। भोपाल के वातावरण में जहरीली गैसीय बादल के प्रभाव की संभावनाएं आज भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। संभवतः मिक के उपरांत गैस के बादल में फोस्जीन हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि के अवशेष पाए गए थे। इस त्रासदी के उपरांत भारतीय सरकार ने इस कारखाने में लोगों के घुसने पर रोक लगा दी। अतः आज भी इस दुर्घटना का कोई स्पष्ट कारण एवं तथ्य लोगों के सामने नहीं आ पाए हैं। शुरुआती दौर में CBI तथा CMI द्वारा इस दुर्घटना की छानबीन की गई थी। भोपाल के लगभग 5,20,000 लोगों की जनता इस विषैली गैस से सीधी रूप से प्रभावित हुई, जिसमें 2 लाख लोग 15 वर्ष की आयु से भी कम थे और 3,000 गर्भवती महिलाएं थी। उन्हें शुरुआती दौर में तो खांसी, उल्टी, आंखों में उलझन और घुटन का अनुभव हुआ, लेकिन 2,251 लोगों की इस गैस की चपेट में आकर आकस्मिक मौत हुई थी। 1991 में सरकार द्वारा इस संख्या की पुष्टि 3,928 पे की गई थी।
दस्तावेजों के अनुसार अगले 2 सप्ताह के भीतर 8,000 लोगों की मृत्यु दर्शाई गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गैस रिसाव से होने वाली मृत्यु की संख्या 3,787 बतलाई गई। रिसाव के तुरंत बाद चिकित्सा संस्थानों पर अत्यधिक दबाव पड़ने लगा। कुछ सप्ताह के भीतर ही राज्य सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए कई अस्पताल एवं चिकित्सालय खोले जाने साथ ही कई निजी संस्थान भी खोले गए। सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में 70% से ज्यादा चिकित्सक कम पढ़े लिखे थे। वे इस रासायनिक आपदा उपचार के लिए पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं थे। 1988 में चालू हुए भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर ने 8 वर्षों के लिए जिंदा पीड़ितों को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया, जो सुविधा आज भी उनके लिए उपलब्ध है। 1981 में हुई जांच से यह जानकारी पाई गई कि कारखाने के समीप का पानी और मिट्टी मछलियों के पनपने के लिए हानिकारक हो गया था। त्रासदी के 2 दिन के पश्चात ही राज्य सरकार ने राहत कार्य आरंभ कर दिया। जुलाई 1985 में मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने राहत कार्य के लिए लगभग $1,40,00,000 की धनराशि लगाने का निर्णय लिया। अक्टूबर 2003 के अंत तक भोपाल गैस त्रासदी राहत पुनर्वास विभाग के अनुसार 5,54,895 घायल लोगों को व 15,310 मृत लोगों के वारिसों को मुआवजे का कुछ अंश दिया गया। अगर बात करें तो दुर्घटना के 4 दिन के पश्चात 7 दिसंबर 1984 को यूसीसी के अध्यक्ष और सीईओ वारेन एंडरसन की गिरफ्तारी हुई, परंतु 6 घंटे के बाद उन्हें $2,100 के मामूली जुर्माने पर मुक्त कर दिया गया। और इस तरीके से कंपनी के कर्मचारी तो छूट गए, लेकिन जनता का उसका सीधा प्रभाव वहां की जनता को आज भी झेलना पड़ रहा है और इससे लाखों लोगों की जान गई। कल 3 दिसंबर थी। इसी दिन 1984 में यह घटना घटित हुई, तो हमने सोचा कि यह जानकारी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी त्रासदी थी इतिहास की जो शायद केमिकल को लेकर ये सबसे बड़ी त्रासदियों में से गिनी जाती है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही में दिख रहे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले।